हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी से लिखे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा। और इस सीरीज में हम क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पता है कि रात में बहुत सारे ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे होते हैं और उसमें से मून भी है। तो मून हमें हमेशा अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजिशन पे दिखाई देता है। मंथ में एक बार ऐसा भी होता है कि हमें पूरा चांद दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा। फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। अ फोर्टनाइट लेटर, उसके 15 दिन बाद, यू कैन नॉट सी एट ऑल, आपको आसमान में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा और उसे हम बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या। उस टाइम पे एकदम क्लियर नाइट होती है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ये जितने भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें सिर्फ रात में क्यों दिखाई देते, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो आंसर है बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउड। डे टाइम में सन की जो लाइट है वो इतनी ब्राइट होती है, उसकी वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। सन, मून या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रात में शाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े और गर्म हैं, गैसेस से मिलकर बने हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स। सन इज अ स्टार, सन भी क्या है कि स्टार है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक पैटर्न फॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और बिग बियर। अब बहुत आसानी से जो हमें आसमान में कॉन्स्टेलेशन दिख जाती है वो है सप्तऋषि, जो कि ग्रुप है 7 स्टार्स का। ये है ग्रुप ऑफ 7 स्टार, दैट मीन्स सप्तऋषि। ये जो है पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है ये पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का। नेक्स्ट है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। ये एक स्टार है जिसे हम पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन की हेल्प से पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की जो पोजीशन है उसे लोकेट कर सकते हैं। इन एशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट। पहले के टाइम पे जब लोग रास्ता भूल जाते थे रात में, तो पोल स्टार या नॉर्थ स्टार की हेल्प से वो अपना डायरेक्शन फिगर आउट कर लेते थे। नेक्स्ट है प्लैनेट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लेनेटाइज, इसका मतलब होता है वैंडरस, घूमना। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। आसमान में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वो शाइन करते हैं क्योंकि अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से। अब हमें पता है कि आसमान में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑर्बिट, all 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये जो पाथ है ये इलोंगेटेड है, ये ऐसे हैं, दीज आर नॉट सर्कल, ये ऐसे सर्कल नहीं है। अब ये पिक्चर है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है सप्तऋषि, और हमने अभी पढ़ा कि हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार के डायरेक्शन को फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये है 7 स्टार, ये है पॉइंटर स्टार्स, और हमने सप्तऋषि की हेल्प से ये डायरेक्शन में फिगर आउट की है पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार की। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, other celestial bodies, asteroids and meteoroids. सन, 8 planets और जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एग्जाम्पल सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, ये सारे मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये पिक्चर है सोलर सिस्टम की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलर सिस्टम की। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर वेरी क्लोज टू सन, ये सन की बहुत ज्यादा पास है। मेड अप ऑफ रॉक्स, ये पत्थर से मिलकर बने हैं और इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। नेक्स्ट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दीज आर वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से बहुत ज्यादा दूर है। ह्यूज प्लैनेट्स, देखो आप कंसीडर करो तो ये छोटे प्लैनेट्स हैं और ये बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से मिलकर बने होते हैं और लिक्विड से, और इन्हें बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस प्लैनेट है उनके अराउंड रिंग होते हैं, बिल्कुल ऐसा। कुछ प्लैनेट देखो सिंपल है ये, और कुछ के अराउंड रिंग है, और इन्हें बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्मॉल डैब्रिज। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो प्लैनेट है ये सन के बिल्कुल नियरेस्ट है। इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन राउंड टू द सन।
मरकरी को सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल 88 डेज लगते हैं। वीनस कंसीडर एज अर्थ ट्विन। वीनस जो प्लैनेट है उसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं क्योंकि वीनस की जो शेप है और जो साइज वो बिल्कुल अर्थ जैसी दिखती है। अब अगस्त 2006 के बाद से प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। एक सेलेस्टियल बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है जिसको भी इसका नाम है प्लूटो, उसे भी एक प्लैनेट कंसीडर कर लिया गया अगस्त 2006 के बाद से। अब एक बॉडी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि फॉर्म हुई थी 1919 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है और इंडिया इसकी मेंबर है। इस बॉडी के अकॉर्डिंग प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल सीरीज 2003 यूवी एंड 313 कॉल्ड डॉर्स प्लैनेट। इस बॉडी के अकॉर्डिंग प्लूटो और जो अदर भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं एग्जांपल ये, इन्हें हम बोलेंगे डॉर्स प्लैनेट। द सन सेंटर है सोलर सिस्टम का, यूज बहुत बड़ा है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत गर्म गैसेस से मिलकर बना है। प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन जो है ना वो प्रोवाइड करता है एक पुलिंग फोर्स जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक साथ हैं अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। द अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, स्लाइटली फ्लैटेंडेड है पोल्स पे, कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका जो 1/3 सरफेस है वो वाटर से कवर है। सेम डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अगर अर्थ जैसी दिखती है तो उन्हें हम बोलेंगे जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। नेचुरल का मतलब जो पहले से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसे ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और कुछ नहीं हमने बनाया, ह्यूमन मेड से बनाया तो उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब ये होता है क्या, ये आर्टिफिशियल बॉडी है डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर द कम्युनिकेशन। डिजाइन किया गया है क्योंकि अगर हमें यूनिवर्स के बारे में और जानना है और हमारा कम्युनिकेशन वर्क कैसे वर्क करेगा तो ये सारा सैटेलाइट की हेल्प से वर्क करता है। हमारा ये हमें बहुत इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन एग्जांपल टीवी इंटरनेट इससे वर्क करता है, और हमारा जो जीपीएस नेविगेशन है इससे वर्क करता है। वेदर कैसा है तो हम इससे डिटरमाइन करते हैं। तो सैटेलाइट का स्पेस में होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एग्जाम्पल है अब कुछ सैटेलाइट के एग्जाम्पल है जो हमने बनाए हैं और वो स्पेस में हमेशा रहते हैं। एग्जाम्पल है IRS, इनसैट, इडोसैट, दीज आर इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस। नेक्स्ट है मून, ये अर्थ सैटेलाइट है। अब तो फर्स्ट थिंग ये जो मून है ना वो नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के अराउंड मूव करता है। लेट डायमीटर 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/4 जो है वो मून का डायमीटर है, अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। मून अर्थ से इतना किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है मूव अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ को अर्थ के अराउंड मून को वन रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में 27 डेज लगते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन सिक, और इसे अपनी पोजीशन पे भी घूमने के लिए, अपनी पोजीशन पे भी रोटेशन करने के लिए 27 डेज लगते हैं, और इसीलिए हमें मून का वन साइड विजिबल होता है। डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ में स्पेस, हमने अभी पढ़ा कि स्पेस में सैटेलाइट होता है, तो अर्थ में ये सैटेलाइट। एस्टेरॉइड्स न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब ऐसा नहीं है कि हमारा सन है और सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरॉइड्स। तो ऑब्वियस है कुछ स्पेसिफिक जगह पे मिलता है, वो है फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये है एस्टेरॉइड जो सिर्फ मार्स और जुपिटर के प्लैनेट्स के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है। ये है एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स, सम पीसेस ऑफ रॉक विच आल्सो मूव अराउंड द सन। अब कुछ रॉक के भी पीसेस है जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटेरॉइड्स। अब एक क्वेश्चन है कि ये मेटेरॉइड्स, ये जो रॉक्स हैं ये आसमान में आए कैसे होंगे, ये प्लैनेट
ये अराउंड मूव कैसे करते हैं सन के अराउंड। तो साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा और उसकी वो पार्ट्स हैं और वो अभी भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है गैलेक्सी, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी कैसे बनी है, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट से हमारी गैलेक्सी बनी है। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होगी, ठीक है, और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। तो वैसे जब बहुत सारी गैलेक्सी है तो उसमें से हमारी गैलेक्सी कौन है, तो आर होम गैलेक्सी का जो नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर उसे हम बोलते हैं आकाश गंगा। नेक्स्ट है यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, जब बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ आती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इन किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है फिर भी सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट लगती है। ठीक है, नाउ फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, पहले कौन से पर्सन थे जो चांद पे गए थे, तो वो थे सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे। ओके, अब जो अर्थ है, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है, अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, बहुत सारे सोलर सिस्टम, स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस हमारा गैलेक्सी बनाते हैं। उसमें से ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होगी, उसमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, आर होम गैलेक्सी, आकाशगंगा, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती है। तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू बड़ी। आज हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक स्फेयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटेंडेड है पोल्स पे, ये पोल्स पे फ्लैट है और बल्ज है इन द मिडल। अब अगर हमें अर्थ के बारे में और जानना है और स्टडी करना है कि कौन सी कंट्रीज, कौन सी स्टेट्स कहाँ पे है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि अर्थ की साइज बहुत बड़ी है। इसलिए अपनी कन्वीनियंट के लिए अर्थ जैसा दिखने वाला एक ट्रू मॉडल, जिसे बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म, वो बनाया गया है। ये बिल्कुल अर्थ जैसा है, बस साइज में छोटा है, इसे हम बोलते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है, जैसे अर्थ पे सारी प्लेसेस हैं वैसे इस ग्लोब पे भी लोकेट की गई हैं। अब ये डायरेक्शन हमें पता है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उसी तरह ये अर्थ का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। नेक्स्ट एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। अर्थ के अंदर से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन पास की गई है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। पोल्स, अब अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसी पोल से हमारी एक्सिस जाती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से एक्सिस निकलती है उसे बोलते हैं साउथ पोल। नेक्स्ट है रोटेशन, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। नेक्स्ट है इक्वेटर, एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमारी अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। जो नॉर्दर्न हाफ है उसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है उसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इस नॉर्दर्न हाफ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हम डिनोट करते हैं एन एस से। सदर्न हाफ को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम डिनोट करते हैं एस एफ से। अब आपको सिर्फ एक लाइन तो दिख नहीं रही है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं। ठीक है, इन सारी लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और सारी लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेजर करते हैं। हर एक लैटिट्यूड का अपना एक अलग अलग डिग्री, जैसे ये जो लैटिट्यूड है ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और इसी तरह जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। नेक्स्ट है पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल। इक्वेटर से पोल तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन्हें बोलते हैं पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इट मेजर्ड इन डिग्री, हमने पढ़ा कि सारी लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं डिग्री में। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। अगर हमें इक्वेटर से किसी भी पोल तक का डिस्टेंस चाहिए, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक कंप्लीट 360 डिग्री होता है सर्कमफेरेंस, तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री हम निकालेंगे तो आएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स इक्वेटर से जो पोल्स तक का डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये जो लाइंस हैं, ये तो लाइंस दिख रही हैं बट ये तो एक कंप्लीट सर्कल है, ये पूरे सर्कल हैं जो ऐसे जाती हैं। तो ये जो सारी सर्कल्स हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो सर्कल्स हैं वो क्या होती है, डिक्रीज, ये छोटी होती जाती हैं। अब अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इसके अंदर 0 और 90 के बीच में टोटल 90 लैटिट्यूड्स आती है।
तो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में टोटल हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अभी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये हमें सारे लर्न नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है बस हमें वही याद करने। फर्स्ट है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। सेकंड है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब ये सारे 5 लैटिट्यूड्स को हमें लर्न करना है। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल है, पहले वो समझेंगे। अगर हम एक सरफेस लेते हैं, स्ट्रेट सरफेस, और उस पर टॉर्च की लाइट को फॉल करवाते हैं, क्योंकि जो सरफेस है ये बिल्कुल सामने है टॉर्च के और एकदम सीधा है, ये स्ट्रेट है। अब देखो तो यहाँ पे जो लाइट, टॉर्च की लाइट जो गिर रही है, यहाँ पे जिस जगह पे वो गिर रही है वो बहुत स्मॉल एरिया कवर कर रहा है और लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर इसी सरफेस को हम स्टैंडर्ड रख दें, टेढ़ा रख दें, अब टॉर्च की लाइट फॉल करवाएं, क्योंकि ये टेढ़ी है, ज़्यादा लाइट तो जा ही नहीं रही है, तो बहुत ये बिगर एरिया तो कवर कर रही है, बट क्या है, बहुत लेस हीट है यहाँ पे, बहुत लेस ब्राइट है ये। सेम ये अर्थ के केस में भी है। अगर ये अर्थ है और ये हमारा सन है, सन से लाइट जा रही है, तो ज़्यादा जो लाइट की रेज है वो अर्थ, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा झुका हुआ है, तो सन की जो ज़्यादा रेट है वो, सन की जो ज़्यादा लाइट है वो यहाँ पे गिर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसीलिए इस जगह, इस जोन को हम बोलते हैं टोरॉइड जोन। और यहाँ पे आप देखो तो जो यहाँ पे जो लाइट है वो स्लांटेड है, वो टेढ़ी है। इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे मैक्सिमम हीट जाएगा सन का, ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट रिसीव कर रहा है सन से, इसको हम बोलेंगे टोरॉइड जोन। यहाँ पे क्योंकि रेस स्लैंटिंग है, यहाँ पे कम हीट जा रहा है, इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। क्योंकि ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ में है तो ये साउथ टेम्परेट जोन। और यहाँ पे रेस तो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग है, बहुत ज़्यादा कम रेस जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये हमारा मैक्सिमम हीट होगा, यहाँ पे मॉडरेट हीट होगा, और यहाँ पे बहुत ये कोल्ड रीजन है। अब ये रीजन कैसे आता है, टोरॉइड जोन जो है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो आता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। साउथ टेम्परेट जोन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और नॉर्थ फ्रिजिड जोन आता है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में। साउथ फ्रिजिड जोन आता है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। यहाँ पे है टोरॉइड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न receive maximum heat as the sun is exactly overhead at this once a year। साल में एक बार सन की जो रेज है वो एग्जैक्टली सामने होती है अर्थ की सरफेस के आगे, इसीलिए ये एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है और इसे बोलते हैं टोरॉइड जोन। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन जो होता है वो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, नॉर्दर्न हाफ। और साउथ टेम्परेट जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, या आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन है वो है साउथ फ्रिजिड जोन। हैव एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, हमने पढ़ा कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ठंडी जगह है ये। डज नॉट एज सन डज नॉट राइज मच अबव द ओरिजिन, सन की जो ज़्यादा रेज है वहाँ पे आ नहीं पाती, इसलिए एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड, इसे हम मेरिडियंस भी कहते हैं। लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ। जैसे जो लैटिट्यूड्स थी हमारी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी, ये सारे क्या है लैटिट्यूड। उसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे नॉर्थ से साउथ तक होकर जाते हैं। सेमी सर्कल दैट मीट्स एट द पोल, जिस तरह लैटिट्यूड हमारे कंप्लीट सर्कल हो रहे थे, उसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे सेमी सर्कल्स हैं, वो हमारे कंप्लीट सर्कल से हमारे सेमी सर्कल्स हैं। ये पोल्स तक जब जाते हैं, जैसे साउथ से अगर नॉर्थ तक जा रहा है तो पोल्स से क्या करते हैं, ये मर्ज जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। डिस्टेंस डिक्रीजेस पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल। साउथ से नॉर्थ तक जा रहे हैं और जहाँ पे ये मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे इनका जो
डिस्टेंस होता है 20 का, वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। जैसे हमने बोला कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलेंगे इक्वेटर, उसी तरह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इक्वेटर में क्या था कि वो लाइन जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करी, उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसे कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन्स हैं और हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि जो मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ये पास होगी हमारी लंदन में। एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, एक बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से हमारी ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होगी। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे बोला गया प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर रही थी, नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ, उसी तरह हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। जैसे हमारी ये प्राइम मेरिडियन है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यहाँ से 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते ये 180 डिग्री वेस्ट आएगा और यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम लाइन पे आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमारे कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, ये हमारे हाफ सर्कल्स होते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी या ग्रीनविच वहाँ से होकर जाती है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ टोटल 360 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब अगर अर्थ यहाँ पे है कि पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसे वापस अगर अपनी प्लेस पे आना है तो टोटल ये 24 घंटे टाइम लगाती है और वो एंगल 360 डिग्री का बनाती है। अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ये 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल बना रही है तो 1 आवर में 15 डिग्री बनाएगी और 4 मिनट में 1 डिग्री। नेक्स्ट है प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। फर्स्ट थिंग, जो लॉन्गिट्यूड से ही अपना टाइम डिसाइड करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूड अपना एक अलग अलग टाइम डिसाइड करता है या इंडिकेट करता है। अब ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के आगे मतलब ईस्ट में टाइम आगे होगा, मतलब यहाँ पे टाइम ऐड होता है। ग्रीनविच के पीछे दैट मीन्स वेस्ट में टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि वो सारी प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में आती हैं वहाँ पे टाइम आगे होगा और वो सारी प्लेसेस जो ग्रीनविच के वेस्ट में आती हैं वहाँ पे टाइम पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, देन इट इज 1 PM एट 15 डिग्री ईस्ट। 15 डिग्री का मतलब 1 आवर, ये हमने भी पढ़ा। तो अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पे मतलब 1 घंटे आगे ईस्ट हमारा क्या होगा, 1 PM होगा। और 15 डिग्री वेस्ट अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारा 1 घंटे पीछे होगा। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ क्या बचेगा, 11। नेक्स्ट है वाई स्टैंडर्ड टाइम। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, जब हर अलग अलग लॉन्गिट्यूड अलग अलग टाइम इंडिकेट करे तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम स्टेट्स तो आगे पढ़ेंगे बट अभी के हमें पता है कि ये गुजरात है और ये आसाम है। इंडिया हैज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes बिटवीन गुजरात एंड आसाम। अगर हम गुजरात से आसाम तक जाते हैं तो टोटल जो टाइम डिफरेंस है यहाँ का अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो टाइम तो चेंज है क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, चाहे हम यहाँ हो चाहे हम यहाँ हो, टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री। इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम इसीलिए बनाया गया है जो कि यहाँ से पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से। इसे बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज स्टैंडर्ड फॉर द होल कंट्री। यहाँ का जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए सेम होगा। अब हम कहीं पे भी हो, चाहे हम यहाँ हो चाहे हम यहाँ हो, यहाँ का जो टाइम होगा वो हर जगह सेम होगा। इसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। इंडिया इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच, दैट मीन्स GMT। इसे हम बोलते हैं GMT। इंडिया हमारा 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है, 5 hours 30 minutes इंडिया जो ग्रीनविच से आगे है, दैट मीन्स इतना टाइम हम इससे आगे हैं। नेक्स्ट है रशिया हैज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम।
जैसे मैं बोला कि इंडिया का 2 टाइम्स हो सकता था, बट हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया क्योंकि इंडिया की साइज़ कंपैरेटिवली छोटी है रसिया से। रसिया की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। वहाँ पे अब बनाना ही पड़ा बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम क्योंकि साइज़ बहुत बड़ी है। तो इसलिए इंडिया का टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। अगर यहाँ है तो वहाँ टाइम कुछ और है, अगर यहाँ हम आए तो यहाँ पे टाइम कुछ और होगा। टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है वहाँ पे, जैसे इंडिया का सिर्फ एक है। नेक्स्ट है, अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर। अर्थ जो है वो टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ा ना कि जो इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो यहाँ से होकर जाता है, तो वो ये जगह है। और ये यूपी में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास एक सिटी है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये होकर जाती है। और टोटल हमारे पास 5 स्टेट्स है जहाँ से हमारी IST होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्टेट से होकर जाती है, तो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट, ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं ये हमने बनाए क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लैटिट्यूड्स हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। अगर हमें जानना है कि इस प्लेस पे अगर ये हमारी अर्थ है और हमें जानना है कि इंडिया का है, तो हमने तो लैटिट्यूड्स बनाया, ये लैटिट्यूड्स हैं, तो हम बोलते हैं अगर ठीक है ये 20 डिग्री, क्योंकि हमारा ये वेस्ट है, तो 20 डिग्री वेस्ट पे हमारी इंडिया है। अब 20 डिग्री वेस्ट में तो इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, इसीलिए लॉन्गिट्यूड भी बनाया गया है। अगर हम बोल दें कि 30 डिग्री नॉर्थ है, दैट मीन्स इंडिया हमारी 20 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट पे, 30 डिग्री नॉर्थ पे इंडिया लोकेटेड है। इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए गए हैं, क्योंकि ये हमें पोजीशन को लोकेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लासेस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है उसे हम बोलते हैं रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। वन रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं। एंड इट इज नोन एज अ डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की इसी मूवमेंट को अर्थ का हम डेली मोशन कहते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। डे एंड नाइट अकर ड्यू टू दिस मोशन। हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं इसी रोटेशन की वजह से। अगर ये सन है, अर्थ का वो पोर्शन जो सन के सामने है, जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट फॉल कर रही है, वहाँ पे दिन होता है, जो नहीं है वहाँ पे रात होता है। यही पोर्शन जब रोटेट होकर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे दिन हो जाती है और यहाँ पे रात हो जाता है। अर्थ रोटेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जनवरी को। नेक्स्ट है द एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। हमने कल पढ़ा था कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से जाती है, साउथ पोल से निकलती है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ की एक्सिस, ये अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन है, तो अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन से एक वर्टिकल लाइन निकलती है, उससे हमारी एक्सिस 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन फॉर्म बाय द अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ की ऑर्बिट है, तो वो प्लेन जो अर्थ की ऑर्बिट बनाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। हमने अभी पढ़ा अर्थ का वो पोर्शन जो सन के सामने है वहाँ पे दिन होता है, जो नहीं है वहाँ पे रात होता है। अब कोई ऐसी सर्कल होगी जो इस डे और नाइट को डिवाइड करती है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी ये लाइन दिख रही है बट ये कंप्लीट एक सर्कल है। वन हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एट वन टाइम ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। अर्थ का आधा पोर्शन ही सन की लाइट से फॉल कर पाती है, वहां पे सिर्फ दिन होता है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। द पोर्शन फेसिंग सन एक्सपीरियंस डे। अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे सन की लाइट फॉल हो रही है वहां पे दिन होता है, while अदर हाफ एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। कोइंसाइड का मतलब अगर एक लाइन है, मैं उसे एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो सेकंड वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन भी बिल्कुल ऊपर है, वो उसे कोइंसाइड कर रही है। बट ऐसा इस अर्थ के केस में नहीं है। अर्थ का सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और ये एक्सिस, ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड नहीं करती, ये बिल्कुल अलग अलग है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन।
follows a fixed path or orbit. अब ऐसा नहीं कभी अर्थ यहाँ पे है तो कभी यहाँ, इसका रास्ता फिक्स है, ये हमेशा इसी पाथ पे घूमती है और इसे बोलते हैं फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल है शेप में। इट टेक्स 365 and 1/4 days 1 year to complete. अर्थ को सन के अराउंड पूरा घूमने में 365 और 1/4 डेज लगते हैं। 1/4 डेज का मतलब 365 और 6 आवर्स लगते हैं टोटल अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन। अब क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इसी की वजह से सीजन में चेंज आता है, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन आता है। द अर्थ इज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। पूरी ऑर्बिट के टाइम पे जो अर्थ है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में टिल्ट होता है, हमेशा सेम डायरेक्शन में झुका हुआ होता है अर्थ सन के अराउंड। नेक्स्ट है लीप ईयर। Surplus 6 hours from each year are added to make one day 24 hours over the span of 4 years. हमने पढ़ा कि 365 और 1/4 डेज होता है, दैट मीन्स 6 आवर्स होता है। ये 6 आवर्स 4 साल तक ऐड होता है और टोटली 24 आवर्स जाता है, दैट मीन्स 1 डे। और यही 1 डे, दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू मंथ ऑफ फैब्री। यही 1 एक्स्ट्रा डे फैब के मंथ में ऐड होता है। एवरी 4th ईयर फैब्री हैज 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। फैब 28 डेज ना होकर 29 डेज हो जाता है। अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। हर साल जो है वो 365 डेज होते हैं साल में, क्योंकि 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है हर 4 साल बाद, तो ये 1 डे ऐड होता है और 366 डेज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस। वन अकर्स ऑन 21 जून। जो समर सोलिस्टिस है ये अकर होता है 21 जून को। अब ये है का, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सन की जो मैक्सिमम लाइट है वो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है। एंड दिस एरिया near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. पोल्स की तरफ जो सन की रेज है वो स्लांटिंग है, इसीलिए वहां पे लेस हीट होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो रेज ज्यादा है वहां पे हीट ज्यादा होती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. आर्कटिक सर्कल के पास का जो रीजन है 6 months तक वहां पे कंटिन्यूअस डे लाइट होती है। And it is summer in the northern hemisphere at 21st June is the longest day and the shortest night. 21st June को northern hemisphere में longest day and shortest night होती है। क्यों? क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो northern hemisphere से ही पड़ रही है, क्योंकि वो पोर्शन ही सन की तरफ क्या है झुका हुआ है। In the southern hemisphere all these conditions are reversed winter season. जो सारी चीजें हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो बिल्कुल अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये सन है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। अर्थ जो है वो सन की तरफ टिल्ट है, अर्थ का नॉर्थ पोल नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट है, इसीलिए सन की जो डायरेक्ट रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। और वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट है 21 जून को। और यहाँ पे समर है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और इसका सब कुछ रिवर्स है, हमारा विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है विंटर सोल्स्टिस अकर्स ऑन 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को होता है। The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. 21 जून को क्या था? अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट था। जब ये अर्थ रेवोल्यूशन करके यहाँ पे आई, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो यहाँ पे है, अब जो अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट है और इसीलिए the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. सन की जो डायरेक्ट रेज है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है। A large portion of the southern hemisphere gets light. सदर्न हेमिस्फीयर की जो ज्यादा लाइट है, सन की जो ज्यादा लाइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है। इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर
with longer days and shorter nights. अब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट होगी, एंड विंटर होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में. यहाँ पे हमारा विंटर होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वहाँ पे शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स होगी. नेक्स्ट है इक्विनॉक्स, अकर्स ऑन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्ट है सन की तरफ, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर टिल्ट है. बट अगर हम यहाँ देखें तो अर्थ का कोई भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं है, यहाँ पे इक्वल लाइट पड़ रही है. तो 21st मार्च को और 23rd सितंबर को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. ये अर्थ की इक्वेटर है, तो वहाँ पे सन की जो रेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है. neither of the poles is tilted toward the sun, ये हमने पढ़ लिया. The entire earth experience equal day and night. अर्थ पे हर जगह इक्वल डे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है. 23rd सितंबर इट इज ऑटम सीजन. 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड स्प्रिंग होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में. ये हमारा 23rd सितंबर है. नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम है और साउथ हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग है. और 21st मार्च को स्प्रिंग होगा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा हमारा साउथ हेमिस्फीयर में. तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 6 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, मैप. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट टॉपिक है मैप वर्सेस ग्लोब. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ग्लोब है वो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है. जैसे अर्थ पे सारी प्लेसेस हैं वैसे ग्लोब पे भी लोकेट की गई हैं. ये 3D मॉडल है अर्थ का, बस ये साइज में छोटा है. अब इसकी कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं. एडवांटेज है कि अगर हमें किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज और स्टेट्स को पढ़ना है तो हम इसे ईजिली पढ़ सकते हैं. लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा बल्की है एंड हार्ड टू कैरी. ये थोड़ा बड़ा है और इसे हम हर जगह नहीं ले जा सकते, एंड कैन नॉट शो स्मॉल एरियाज इन डिटेल्स. जितनी भी छोटी जगह हैं उसे हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैप्स बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट है और हमें उसकी डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज के बारे में पढ़ना है तो ये हम ग्लोब पे नहीं पढ़ सकते. तो मैप क्या है? और रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. मैप एक रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग है जब अर्थ के किसी भी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस, मतलब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैप. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई विलेज V1 है और ये कोई विलेज V2 है और उनके बीच का टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और हमें इसे पेपर पे ड्रॉ करना है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर में है, हम इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते. इसीलिए हम एक स्केल को मेंटेन करके रखते हैं. स्केल में 5 किलोमीटर का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर. ये सारे इस मैप में अलग अलग स्केल्स गिवन होते हैं, ये इंच में भी हो सकता है. नेक्स्ट है एटलस. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर इन अ बुक, ऐसी बुक जिसमें सिर्फ मैप गिवन हो उसे हम बोलते हैं एटलस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप. मैप के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल या फिर रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप एंड देन थियोमेटिक मैप. ऐसे मैप्स जिसमें सिर्फ अर्थ के नेचुरल फीचर्स के बारे में हो, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर एंड ओशंस, उन्हें बोलते हैं फिजिकल या फिर रिलीफ मैप. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप. ऐसे मैप जिसमें सिर्फ सिटीज, टाउन्स और विलेज के बारे में हो, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज के बारे में, उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप. ऐसे मैप जो एक स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैप जिसमें सिर्फ रेनफॉल के बारे में हो, रोड रोड के बारे में हो, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं वो है, उसे बोलते हैं थियोमेटिक मैप. ये हमारा पॉलिटिकल मैप, ये हमारा फिजिकल मैप और ये हमारा थियोमेटिक मैप. ये स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड होता है. जैसे ये इस मैप में सिर्फ सॉइल के बारे में है. ये फिजिकल मैप है जो हमारी नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे ये माउंटेन्स के बारे में दिखाता है, ये माउंटेन है हिमालय. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट्स के बारे में, यहाँ पे सारे स्टेट्स गिवन है. दे आर 3 कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स. मैप्स के टोटल 3 कॉम्पोनेंट होते हैं. फर्स्ट है डिस्टेंस, इसमें है स्केल, हमने अभी पढ़ा स्केल. द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 विलेज का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और उसे पेपर पे हम 5 सेंटीमीटर पे दिखा रहे हैं, तो ये जो रेशियो है ग्राउंड से और पेपर तक का, उसे हम बोलते हैं स्केल. अब स्केल के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल का मतलब छोटा मैप, जो हम बड़ी बड़ी एरिया के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं. ये हमें लेस इन्फॉर्मेशन देता है, लेस डिटेल्स देता है, मतलब हम इसमें चीज़ों को जूम करके पढ़ते हैं. जैसे 5 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज़ है तो उसे हम 500 किलोमीटर तक पढ़ते हैं. नेक्स्ट लार्ज स्केल मैप.
ये हम यूज़ करते हैं स्मॉल एरियाज़ के लिए, छोटी जगहों के लिए, जैसे विलेज या फिर टाउन्स हो गया। इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होता है, जैसे हम 5 सेंटीमीटर को पढ़ते हैं 500 मीटर तक। नेक्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्शन, नॉर्थ लाइन, एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मोस्ट मैप। आपने देखा होगा किसी भी मैप में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एक एरो होता है, उसके ऊपर एन लिखा होता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ लाइन। और अगर हमें नॉर्थ का डायरेक्शन पता है तो और भी डायरेक्शन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ है तो इसके नीचे होगा साउथ, इसके राइट में होगा ईस्ट और लेफ्ट में होगा वेस्ट। और इन्हीं सारी फोर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। अब इनकी कुछ बीच की भी डायरेक्शन है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये हमें बहुत एक्यूरेट लोकेशन दे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड मेन डायरेक्शंस, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मेन डायरेक्शन बताता है, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंबल। अब हमें इसकी जरूरत क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स और ब्रिजेस। अगर हमें किसी भी प्लेस की स्टडी करनी है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स या फिर ब्रिजेस की, तो पहले हमें इसे पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम एक्चुअल उसकी शेप पेपर पे ड्रॉ करें और फिर स्टडी करें। इसीलिए सिंबल्स बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्वेंशनल सिंबल। और यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप, ये एक मैप की लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है। पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सिंबल सेम होगा। ये लेटर, शेड, कलर, पिक्चर्स और लाइंस को यूज करके बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अदर कंट्री के मेंबर इंडिया में आते हैं और अगर उन्हें इंडिया का लैंग्वेज नहीं पता है और उन्हें हॉस्पिटल में जाना है, अगर हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल का सिंबल है तो अगर वो किसी से नहीं भी पूछते हैं फिर भी उन्हें पता होगा ये हॉस्पिटल है। पार्क के सामने पार्क का सिंबल है तो उन्हें पता होगा हम यहाँ बैठ सकते हैं। इसलिए सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे जो कलर्स के सिंबल्स हैं, ब्लू डिनोट करता है वाटर बॉडीज को, ओशियन, रिवर और लेक्स हो सकती हैं। ब्राउन डिनोट करता है माउंटेन को, येलो प्लेट्यूज को और ग्रीन प्लेन्स को। ये सारे कॉन्वेंशनल सिंबल्स हैं। जैसे रेलवे लाइन को हम दिखाते हैं आर एस से, रोड मेल्टेड को ऐसे, ये अनमेल्टेड। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री को हम ऐसे दिखाते हैं, ये स्टेट की और ये डिस्ट्रिक्ट की। रिवर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये वेल और ये टैंक की, टेम्पल और चर्च। पोस्ट ऑफिस को हम डिनोट करते हैं पीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से। ट्रीज या फिर ग्रास को हम ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केच एंड प्लान। स्केच क्या है? अ रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी या ऑब्जर्वेशन ड्रॉन विदाउट स्केल। मैप में क्या था, जब भी हमें किसी प्लेस का मैप बनाना था तो हम स्केल का यूज कर रहे थे, एक स्केल मेंटेन कर रहे थे। स्केच में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी विलेज को देखा और हमें इसका मैप बनाना है तो हमारे माइंड में जो पहले आया, जो हमारा स्पॉट ऑब्जर्वेशन था, हमने उसकी रफ ड्राइंग बनाई, हमने स्केल का नहीं यूज किया, उसे हम बोल रहे हैं स्केच। प्लान क्या है? और डिटेल ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, एग्जाम्पल हमारी रूम की डायमेंशन। प्लान जो है वो एक स्मॉल एरिया को जब हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, एक डिटेल ड्राइंग बनाते हैं उसकी। जैसे हमारा, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, एक स्मॉल एरिया को हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, वो होता है हमारा प्लान। तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 6 का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डोमेन्स। द यूनिक प्लैनेट अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विद द लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स द थ्री बेसिक नेसेसिटीज, लैंड, वाटर एंड एयर। हमने टोटल 8 प्लैनेट्स पढ़े थे। उन सारे 8 प्लैनेट्स में अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए सिर्फ 3 बेसिक एलिमेंट चाहिए होते हैं, रहने के लिए लैंड, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा। तो ये सारे 3 बेसिक एलिमेंट अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। अर्थ का वो पोर्शन जो पत्थर और मिट्टी से मिलकर बना है, जो लैंड है जिसपे हम रहते हैं, वो पार्ट है लिथोस्फीयर का। अब जो लैंड है वो रॉक से मिलकर बना है, उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल, पतली सी मिट्टी होती है। और हमें पता है कि मिट्टी में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, द गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ। जितनी भी गैस के लेयर्स हैं जो अर्थ को सराउंड करके रखी हैं, अर्थ की चारों तरफ है, वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, वाटर इन ऑल फॉर्म, वाटर किसी भी फॉर्म में हो, आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर जो ओशियन है, या फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो, जो ह्यूमिडिटी है, वो पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट एंड इंटरैक्ट टू सपोर्ट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिथोस्फीयर है
ये एटमॉस्फेयर है और ये हाइड्रोस्फेयर है। तो जो बायोस्फेयर है वो उनके बीच का जोन है, ये जगह है। यहाँ पे लैंड भी है, एयर भी है और वाटर भी है। ये सारे थ्री मेन कंपोनेंट मिलकर लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट है वर्ड ओरिजिन। हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये सारे ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमस का मतलब होता है वेपर, यूडोर का मतलब होता है वाटर और बायोस का मतलब होता है लाइफ। अब जितने भी हमने कंपोनेंट पढ़े अर्थ के, उसे हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट है मेन डिविजन। अर्थ का जो लैंड है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन। कॉन्टिनेंट क्या है? जितनी भी लार्ज लैंड मासेस हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। और जितने भी ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, जो समुद्र है, जो पानी है, उसे हम बोलते हैं ओशियन बेसिन। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। और हमें पता है कि जो लैंड है वो सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा लिथोस्फीयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो लैंड होगा, या तो ओशियन होगा, या तो पानी होगा। जितना भी ये ब्लू पोर्शन है वो सारा ओशियन है, पानी है। और जितना भी ये कलरफुल पार्ट है वो लैंड है, जिसे हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट। ये लार्ज लैंड मासेस हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो टोटल नंबर में 7 है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। अब क्वेश्चन ये है कि जो लार्ज लैंड मासेस है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वो तो लैंड है, रॉक से मिलकर बनी हो, तो वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो सकता है। लेकिन वाटर बॉडीज क्यों पार्ट है लिथोस्फीयर का? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ओशियन है, इनके नीचे का पार्ट देखें, ये भी तो रॉक से मिलकर बना है, ये भी तो अर्थ क्रस्ट से मिलकर बना है, ये भी तो लैंड है। इसीलिए ह्यूज वाटर बॉडीज भी पार्ट है लिथोस्फीयर का। नेक्स्ट है सी लेवल। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल विच इज टेकन एज 0। अब हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस है, जो लैंड है, वो हर जगह फ्लैट नहीं है। कहीं पे कुछ ऊंची जगह भी हो सकती है, एलिवेशन भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकती है, जैसे माउंटेन है। कुछ प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है, प्लेट्यूज की कम होती है। अगर हमें इन सब की हाइट मेजर करनी है तो हमेशा हम सी लेवल से मेजर करते हैं और उसे हम लेते हैं 0। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ओशन का जो पानी है वो हर जगह सेम होता है। ओशन हर जगह सेम होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। इसे हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं, अगर कहीं पे भी पानी ज़्यादा है तो वो फैल के आपस में बराबर हो जाएंगी, ग्रेजुअली वो फैल जाएंगी। और इसीलिए हम एलिवेशन को, जब भी वो लैंड से कोई ऊंचाई है, अगर इसको मेजर करना है तो हमेशा हम सी लेवल से मेजर करते हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट है, जो लेवल है, वो 0 है। ओशन की डेप्थ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाईएस्ट पॉइंट एंड डीपेस्ट पॉइंट। अर्थ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मरियाना ट्रेंच, उसकी हाइट है 11,022 मीटर्स, जो कि आती है पैसिफिक ओशन में। ये हमारा माउंट एवरेस्ट और ये है मरियाना ट्रेंच, जो है पैसिफिक ओशन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो कौन थे फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे? तो वो थे सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे, जो कि 1953 में गए थे। फर्स्ट वुमेन कौन थी? वो थी जुंको तबेई, जो कि 1975 में गई थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी हमारी बचेंद्री पाल, जो कि 1984 में गई थी। नेक्स्ट है द 7 कॉन्टिनेंट। अब जितने भी ये लैंड मासेस है बड़ी बड़ी, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट बोल रहे थे, उन सारे को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एशिया। ये एशिया है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, हम एशियंस है, और यहाँ पे हमारी कंट्री है इंडिया। तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। अर्थ का जितना भी टोटल लैंड है उसका 1/3 ये कवर करती है। हमने हेमिस्फीयर्स पढ़े थे, ये था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया लाई करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हमने लैटिट्यूड भी पढ़े थे, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स को हम बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पास करती है एशिया से। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय राल माउंटेन। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये एशिया है और ये यूरोप है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड लग रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे एशिया खत्म होती है और यूरोप स्टार्ट होता है? तो इनके बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसे बोलते हैं राल माउंटेन, और यही माउंटेन रेंज इन दोनों कॉन्टिनेंट को आपस में सेपरेट करती है। नेक्स्ट है यूरोप, वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में है यूरोप, मच स्मॉलर, ये एशिया से छोटा है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते थे आर्कटिक सर्कल, जो कि पास करती है यूरोप से। बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, क्योंकि इसके ईस्ट साइड में तो एशिया है, बची 3 साइड नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, वहाँ पे ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट थी एशिया, सेकेंड है अफ्रीका। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। ये है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड वो पास करती है बिल्कुल सेंटर से अफ्रीका के। द सहारा डिजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल रिवर, यहाँ पे सिचुएटेड है अफ्रीका में। लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट सहारा डिजर्ट और लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल रिवर। ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये दोनों आपस में सेपरेटेड है यूराल माउंटेन से। ये है यूराल माउंटेन, ये है सहारा डिजर्ट, ये है नाइल रिवर जो कि लोकेटेड है अफ्रीका में। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट है, फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका और थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। लिंक टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इथमस ऑफ पनामा। ये हमारी है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के लैंड मासेस को एक लैंड कनेक्ट करती है पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसे हम बोलते हैं इथमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी अर्थ है तो ये था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये था सदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ अमेरिका लाई करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। कंटेन्स द एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड द अमेजन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? लेंथ वाइज कोई चीज़ कितनी लंबी है, और लार्जेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम वाइज, मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है। तो एंडीज और अमेजन दोनों लाई करती है हमारी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑफन कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जिसके चारों साइड वाटर बॉडीज है, उन्हें बोलते हैं आइलैंड। अगर हम देखिए ऑस्ट्रेलिया की साइड भी चारों साइड वाटर बॉडीज है, इसीलिए एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा है ये। इन द सदर्न पोलर रीजन, हमने अर्थ के दो पोल्स पढ़े थे, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो जो अर्थ का सदर्न पोलर रीजन है, साउथ पोल रीजन है पोलर, वो आता है अंटार्कटिका के अंदर। परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, ये बहुत मोटी आइस शीट से कवर है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ कभी ह्यूमन सेटल नहीं हो सकते क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है और ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इंडिया रिसर्च स्टेशन, सारी कंट्री के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, इंडिया के भी हैं, जिसका नाम है मैत्रेयी और भारती, और ये सारी वहाँ पे सारी कंट्री के रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं। यह है मैप नॉर्थ अमेरिका का, ये साउथ अमेरिका का। हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, लैंड को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड आपस में कनेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं इथमस ऑफ पनामा। यह है एंडीज माउंटेन रेंज और ये है अमेजन रिवर जो कि लाई करती है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो साउथ पोलर रीजन है वो अंटार्कटिका के सेंटर में आता है, तो वो यहाँ पे है। ये इंडिया की दो रिसर्च स्टेशन मैत्रेयी और भारती जो कि अंटार्कटिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो मेजर पोर्शन है वो ओशन कवर करती है, और ये सारी ओशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये सारी ओशंस आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है कांस्टेंट मूवमेंट। ओशंस हमेशा मूव करते रहते हैं और इनकी थ्री मेन मूवमेंट्स हैं, द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। नेक्स्ट है ओशन कवर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ सर्फेस कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्योंकि अर्थ का जो मेजर पोर्शन है वो ओशन कवर करती है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। फिर भी अर्थ पे हमेशा शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी की हमेशा कमी होती है, क्योंकि 97% जो है वाटर वो ओशन में जाता है और वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ह्यूमन यूज़ के लिए, वो पानी बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसे ह्यूमन बींग्स यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए बचा 3%। उस 3% का 2.5% जो है पानी वो आइस के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स में है, अंडरग्राउंड है वाटर, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सिर्फ 1% पानी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसीलिए हमेशा शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी की हमेशा कमी होती है। नेक्स्ट है द 5 ओशंस। टोटल ओशन 5 हैं, ये हमने पढ़ लिया है, मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फर्स्ट जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन, ये लार्जेस्ट ओशन है, अर्थ का 1/3 सरफेस ये कवर करती है। नेक्स्ट है ये हमने पढ़ा था कि जो मरियाना ट्रेंच है वो आती है पैसिफिक ओशन में, लाई करती है, ये सर्कुलर है शेप में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। ये है साउथ पैसिफिक ओशन, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये सर्कुलर है शेप में, और इसके ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करती है। नेक्स्ट है द अटलांटिक ओशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप में है,
It is flanked by North and South America on the western side, Europe and Africa on the eastern side. ये हमारा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये एस शेप में है। इसके वेस्ट साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका है। नेक्स्ट है द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। फर्स्ट थिंग की कोस्ट लाइन क्या होती है? ऐसा लैंड जो हमेशा वाटर की कांटेक्ट में होता है उसे हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। जिससे हम ये सारा पार्ट देखें, ये सारा पार्ट ओशन के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। सारी कंट्री की अपनी एक कोस्ट लाइन है। तो जो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर, बहुत ज़्यादा रफ है। ये ऐसे This irregular and intended coastline provides the ideal location for the natural harbors and ports. अब natural harbors या ports क्या होते हैं? हमें पता है कि शिप से सामान लोड और अनलोड होता है और फिर अदर कंट्रीज में जाता है और सेल होता है, उसी को हम नेचुरल हार्बर्स या पोर्ट्स कहते हैं। क्योंकि अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है, ये बहुत आइडियल लोकेशन देते हैं ट्रेड और कॉमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप है यहाँ पे, क्योंकि अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड है, तो शिप यहाँ पे रुक सकती है, तो ईजिली सामान लोड और अनलोड होगा और यहाँ से दूसरी कंट्रीज में जाएगा। इसीलिए नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अटलांटिक ओशन। सिर्फ वहाँ पे इजीली रुक सकती है कोस्ट लाइन के बगल में, वहाँ से सामान लोड होगा, अनलोड होगा, दूसरी कंट्री में जाएगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा। और इसे बिजिएस्ट ओशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। ये अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, हमारी कंट्री इंडिया के। रेक्टेंगुलर है शेप में। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारी है इंडियन ओशन। इसके नॉर्थ में है एशिया, ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट में है अफ्रीका। नेक्स्ट है द सदर्न ओशन। इट इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को इनसर्कल करती है, इसको सराउंड करती है। इट एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, ये हमारी अंटार्कटिका, ये है सदर्न ओशन जो कि इनसर्कल करती है अंटार्कटिका को और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड तक जाती है। जैसे यहाँ पे है 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो यहाँ पे कहीं होगा हमारा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लास्ट है द आर्कटिक ओशन। टोटल 5 है, ये 5th है। इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के पास लोकेटेड है हमारा आर्कटिक ओशन। कहाँ पे? नॉर्थ पोल में। एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को सराउंड करती है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे हमारा आर्कटिक सर्कल था, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते थे आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक ओशन उसको सराउंड करती है और नॉर्थ पोल को भी सराउंड करती है। आर्कटिक ओशन कनेक्टेड है हमारी पैसिफिक ओशन से एक नैरो शैलो वाटर, जिसे हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट है इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये हमारी नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट लाइन होगा। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों की लैंड मासेस को हम आपस में कनेक्ट करके बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो जो आर्कटिक ओशन है वो बाउंड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के कोस्ट लाइन से, यहाँ से ये बंधी हुई है। अब हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, इथमस और स्ट्रेट। इथमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। जब दो लैंड को एक पतली सी लैंड आपस में जोड़ती है उसे हम बोलते हैं इथमस। जैसे नॉर्थ अमेरिका का लैंड है, ये साउथ अमेरिका का है, उसे एक पतली सी लैंड आपस में कनेक्ट करी, उसे हम बोलते हैं इथमस। स्ट्रेट जस्ट अपोजिट है इथमस का। अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। वहाँ पे क्या था? दो लैंड को एक लैंड कनेक्ट कर रही थी। यहाँ पे क्या है? एक सी और एक ओशियन को जब एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, एक पतला सा पानी बोल सकते हैं, छोटी सी नदी बोल सकते हैं, जब कनेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। इसी इंडिया और श्रीलंका का जो स्ट्रेट है उसे हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। द एटमॉस्फेयर, हमने पढ़ा था कि अर्थ को हमेशा गैस के लिए सराउंड करके रखती है, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसे हम थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमें ये एयर वी ब्रीथ, हमें ये ऑक्सीजन, हमें एयर प्रोवाइड करता है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। सेकेंड, ये क्या करता है एटमॉस्फेयर? सन से जितनी भी रेज, हार्मफुल रेज आ रही होती हैं, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है एक्सटेंट। अब
ये कहाँ तक फैला हुआ है? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से ये 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। कॉम्पोजिशन ये किससे मिलकर बना है? तो मेनली ये दो गैसेस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो 78% है, जो हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। सेकेंड है ऑक्सीजन 21% है, जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है हमारा। अदर गैसेज है 1%, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अदर गैसेज। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो 1% से भी कम है, क्योंकि अदर भी गैसेज हैं। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी बोलते हैं, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? दो प्रेजेंट इन अ माइन्यूट अमाउंट, हमें पता है ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, 1% से भी कम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फिर भी इम्पॉर्टेंट है, एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे लिए क्यों यूजफुल है? हमें पता है कि सन से हमेशा हीट आ रही होती है, तो अर्थ उन सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे रेडिएट करता है। अगर अर्थ सारी हीट को रेडिएट कर दे तो अर्थ एकदम ठंडा होता जाएगा, और अगर अर्थ प्लैनेट ठंडा हो गया तो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम कोल्ड रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जैसे ही हीट रेडिएट करता है अर्थ, उन सारी हीट को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एटमॉस्फेयर में ही रखता है। इसकी वजह से प्लैनेट अर्थ गर्म रहता है और हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। सेकेंड, हमें पता है कि प्लांट जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स होती हैं, जो अपनी कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज की वजह से डिवाइडेड हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? द लोएस्ट लेयर वेयर वी लिव एंड वेयर मोस्ट वेदर फेनोमेना अकर। अगर हमारी अर्थ का सरफेस है तो जो पहला लेयर है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर का है, और यहाँ पे सारे वेदर फेनोमेना होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, ये कंटेन करता है ओजोन लेयर, फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज। सन से जितने भी हार्मफुल रेज आ रही होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, और एरोप्लेन भी इसी लेयर में फ्लाई करता है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। ये थर्ड लेयर है, वेयर मीटोर्स बर्न अप अपॉन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। हमने मीटोरॉइड्स पढ़े थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर में। सन के अराउंड जितनी भी रॉक की पीसेस रिवॉल्व करते हैं उन्हें बोलते हैं मीटोरॉइड्स। जो प्लैनेट कुछ सालों पहले एक्सप्लोड हुए थे, बहुत सालों पहले, उन्हीं के पार्ट थे हमारे ये रॉक्स। तो जब ये मीटोर स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं तो पहले ये एटमॉस्फेयर की लेयर से होकर आएंगे, तो यहाँ पे ये बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं और अर्थ की सरफेस तक नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अगर हम इस लेयर में हैं थर्मोस्फेयर में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर विथ वेरी थिन एयर। सबसे जो ऊपर लेयर है वो एक्सोस्फेयर का है, और यहाँ पे बहुत हल्की हवा होती है, वेरी थिन एयर। नेक्स्ट है डेंसिटी एंड प्रेशर। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वैरीज विद हाइट। डेंसिटी हाइट के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम हाइट तक जाते हैं ये कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंड पे हैं, अर्थ की सरफेस पे, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो गैसेज हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम कुछ हाइट तक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और यही रीज़न है, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो हाइट तक जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। जैसे हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, अगर हम अर्थ सरफेस पे हैं या फिर सी लेवल पे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम हाइट तक जाएंगे डेंसिटी कम होने लगेगी। उसी तरह टेम्परेचर भी वैरी करता है। अगर हम सी लेवल पे हैं, अर्थ की सरफेस पे हैं या फिर कम हाइट पे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम हाइट तक जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगेगा। और यही रीज़न है कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर हमेशा बर्फ जमी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट ही है, उसकी हाइट है 8848 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है एयर प्रेशर। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ एंड इट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो हमेशा हम पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और ऐसा हो सकता है कि अगर ये कोई अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, और यहाँ पे ये कोई और अर्थ की सरफेस है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो। विंड क्या है? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे किसी और प्लेस पे एयर प्रेशर कम है तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
और इसी मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। नेक्स्ट है द बायोस्फीयर, जोन ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने पढ़ा था कि लैंड, वाटर और एयर मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है। बिना लैंड, वाटर और एयर के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और ये जो बायोस्फीयर है वो सिर्फ हमें अर्थ पे मिलता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ लाइफ, contain all living organisms ranging from tiny microscopes या बैक्टीरिया to giant mammals। हमें पता है कि हमारी अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और कुछ बड़ी बड़ी जायंट मैमल्स भी हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म लिंकेज। All living beings are interconnected and dependent on biosphere for their survival। अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे आपस में भी कनेक्टेड हैं और बायोस्फीयर से भी कनेक्टेड है। कोई अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है खुद को सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट है डोमेन इंट्रैक्शंस एंड इम्पैक्ट। हमने अभी पढ़ा कि लैंड, वाटर और एयर मिलकर बायोस्फीयर बना रहे हैं। अब यही लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे को इफेक्ट भी कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन, सरफेस चेंजेस एंड वाटर पोल्यूशन। सॉइल इरोजन क्या है? जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। हमने पढ़ा था कि लैंड के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है, मिट्टी होती है। तो जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो वो जो मिट्टी है वो अपनी प्लेस से खिसक जा रही है, और उसे हम बोल रहे हैं सॉइल इरोजन। और इसे हेल्प कौन कर रहा है? वाटर और विंड ही कर रहे हैं। और ये सारे मिलकर, हमने पढ़ा था, ये सारे मिलकर बायोस्फीयर बना रहे हैं, अब एक दूसरे को इफेक्ट भी कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरफेस चेंजेस। जब नेचुरल क्लैमिटीज आती है, जैसे अर्थ पे भूकंप हो गया, तो जो अर्थ का जो सरफेस है, कुछ लैंड है, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, उनके अंदर फिजिकल शिफ्ट आता है। इसका एग्जाम्पल है बहुत सालों पहले एक सुनामी आई थी, उस टाइम पे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो अंडमान और निकोबार एक आइलैंड है जिसका जो लैंड है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है वाटर पॉल्यूशन। हमें पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है जो हमारे यूज़ का नहीं होता, हम उसे रिवर में डाल देते हैं। अभी दो चीज़ों को बहुत इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, जितने भी रिवर्स में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है, और जो उस पानी को पी रहे हैं उन्हें भी इफेक्ट कर रहा है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक बैलेंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 रोल। हमने पढ़ा था कि 1% से भी कार्बन डाइऑक्साइड कम है हमारी एटमॉस्फेयर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत इसेंशियल था, हमने पढ़ा भी था, क्योंकि जब अर्थ से बहुत सारी हीट रेडिएट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे एटमॉस्फेयर में रखता है, और उसकी वजह से प्लैनेट गर्म रहता है, और वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर प्लैनेट गर्म है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, हमेशा इस पे डिबेट और डिस्कशन होता है ग्लोबल वार्मिंग पे। अब ये क्या है? जब भी हम व्हीकल्स, हमें पता है कि व्हीकल से और हमारी इंडस्ट्रीज से, जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। हमारी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अब यहाँ पे और सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जा रही हैं। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, क्योंकि इंडस्ट्री से, हमारी व्हीकल से और थर्मल पावर प्लांट से और भी चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो वो जितनी भी अर्थ से हीट आ रही है उसे और एब्जॉर्ब करेगा, और हमारा प्लैनेट और गर्म होता जाएगा। और अगर अर्थ प्लैनेट गर्म हो रहा है तो हमारी सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम ज़्यादा ठंडी जगहों पे भी नहीं रहते और ज़्यादा वार्म प्लेस पे भी नहीं रह सकते। इसीलिए हम एक बैलेंस बना के रखते हैं। तो जब भी ग्लोब पे हमारी अर्थ का जब टेम्परेचर राइज होता है, ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ लेट्स फिल दिस वर्ल्ड मैप। टोटल 7 कॉन्टिनेंट थे, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एशिया हमारी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट थी, अर्थ का 1/3 सरफेस कवर कर रही थी। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पास कर रहा था, वो ये है। यूरोप से 66.5 डिग्री लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल पास कर रहा था ये। और ये एशिया और यूरोप आपस में सेपरेट थे यूराल माउंटेन से। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में कनेक्टेड थे एक लैंड से, जिसे हम बोल रहे थे इथमस ऑफ पनामा। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट थी, थर्ड थी नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास कर रहा था। और यहाँ पे दो चीज़ें लोकेटेड थी, द नाइल रिवर एंड सहारा डिजर्ट। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, यहाँ पे भी दो चीज़ें लोकेटेड थी,
द एंडीज माउंटेन रेंज एंड अमेजन रिवर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट था, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अर्थ का जो साउथ पोलर रीजन है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल सेंटर में है। ये हमेशा आइस शीट से कवर होता है और यहाँ पे कभी ह्यूमन सेटल नहीं हो सकते। और यहाँ पे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती। तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 6 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 6th चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट। इंडिया का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। इसके नॉर्थ में हिमालयाज हैं, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है। अब इंडिया का जो लैंड है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का क्या मतलब है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ऐसी लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का जो नॉर्थ का पोर्शन है ये सारा ये लैंड से कवर है। यहाँ पे हमारी हिमालयाज हैं, ये हिमालय है। बचा हमारा 3 साइड, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, 1 साइड लैंड है, इसीलिए इंडिया की लैंड को हम बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट है साइज एंड रैंक। अगर हम इंडिया का टोटल एरिया निकालें तो वो आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड का जितना भी लैंड है इंडिया का 2.4% कवर करती है। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, दैट मीन्स 7th पोजीशन पे आती है इंडिया एरिया वाइज। पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट पे है। अब एनसीईआरटी में पुरानी इन्फॉर्मेशन है, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया चाइना से आगे हो चुकी है और उसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 1.46 बिलियन। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ डिस्टेंस एंड ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। अब स्टेट्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें पता है इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो लद्दाख है। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था कन्याकुमारी। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक का इंडिया का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। तो ईस्ट से वेस्ट तक का इंडिया का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अब इंडिया जो हमारी कंट्री है ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ बहुत तरह तरह के जियोग्राफिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे माउंटेन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेटो है, कॉस्ट है, आइलैंड है, अ डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंड फॉर्म। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं और कि जितने भी नेचुरल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हमें एक ही कंट्री में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम इंडियंस हैं। अब अगर लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ऐसा जगह जहाँ पे डिजर्ट है वहाँ बहुत गर्मी होगी, ऐसा जगह जहाँ पे हिमालयाज है वहाँ बहुत ठंडी होगी। तो अगर लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट भी तो चेंज हो रहा है ना। अगर डेजर्ट है तो गर्मी है, अगर हिमालयाज है तो वहाँ बहुत ठंडी है। तो अगर लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं वो दूसरी तरह ग्रो करेंगे, वाइल्ड लाइफ में चेंज आएगा और लैंग्वेज और कल्चर भी बदल जाएगी। और यही रीजन है इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर है क्योंकि लैंड फॉर्म चेंज हो जा रहा है। फिर भी यहाँ पे यूनिटी है, हम सब साथ में हैं। अब जो हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स और प्लेटो, ये क्या होता है? इंडिया का जो सरफेस है, जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है जिसपे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे घर हैं, जहाँ हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं, जहाँ व्हीकल्स चलते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं। क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ का पोर्शन है यहाँ ये वाला, यहाँ पे सिर्फ प्लेन्स हैं, फ्लैट सर्फेस है, इसलिए इन्हें हम इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। नेक्स्ट प्लेट्यू क्या है? वो सारा पोर्शन जो अर्थ की सरफेस से उठा हुआ है, कुछ एलिवेशन कुछ ऊंचाई पे है, उन्हें बोलते हैं प्लेटो। अब जो प्लेटो होते हैं वो ऊपर से फ्लैट होते हैं, इसके ऊपर हम अपना घर बना के रह सकते हैं। आपने देखा होगा लोग माउंटेन्स पे रहते हैं तो वो एक्चुअली में वो प्लेटो होता है क्योंकि वो ऊपर से फ्लैट है, हम उससे अपना घर बना के रह सकते हैं। क्योंकि जो माउंटेन की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्लेटो की हाइट कम होती है और माउंटेन जो होता है ऊपर से वो शार्प होता है। प्लेटो में बिल्कुल फ्लैट है, टेबल जैसा। नेक्स्ट है लोकेशनल सेटिंग। लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने अपने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया जो है वो लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे हमारी कंट्री, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पढ़े थे। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, लेटी हुई लाइंस थी, ये सारे इन्हें हम लैटिट्यूड बोल रहे थे। और जितनी भी वर्टिकल लाइंस थी, सीधी लाइंस, ये सारी इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोल रहे थे। रियल में अर्थ पे ऐसी कोई भी लाइंस नहीं, ये सारी इमेजिनरी है, हमने अपनी कन्वीनियंट अपने यूज के लिए इसे बनाया है। हमने इसके यूजेस पढ़े थे। अगर अर्थ पे किसी भी लोकेशन को लोकेट करना है, किसी भी कंट्री को हमें जानना है कि वो कहाँ पे है,
इसलिए हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए थे क्योंकि हमें ये लोकेशन बताते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड था वो हमें टाइम भी बताता है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहाँ पे हमारी कंट्री ऐसे लोकेटेड है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वन मोर थिंग, हम जो छोटा सा सर्कल बना रहे हैं ये डिग्री का सिंबल है। हम वर्ड्स पे ना लिखकर हम इसे सिंबल में लिखते हैं, और जो हम एपिस्ट्रॉफी जैसा बना रहे हैं ये मिनट का सिंबल है। जैसे यहाँ पे 8 डिग्री और 4 मिनट। ओके, तो हमें लिखना है 5 डिग्री, तो हम 5 लिखेंगे, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, दैट मीन्स 5 डिग्री। 5 मिनट लिखना है तो 5 और एक एपिस्ट्रॉफी जैसा, दैट मीन्स 5 मिनट। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाफ डिग्री को हम 30 मिनट भी बोल सकते हैं। इट passes ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ये हमारी कंट्री से बिल्कुल आधे पोर्शन से होकर जाती है, हमारी कंट्री को हाफ में डिवाइड करती है। नेक्स्ट है ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? तो ये टोटल 29 है। 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे डिफरेंस टोटल। और ये हमने निकाला कैसे होगा? तो जब भी हमें निकालना है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में और कितने लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, कितनी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। अगर हम 97 डिग्री में से 68 डिग्री को माइनस करेंगे तो वो आएगा 29 डिग्री। अगर हम 25 मिनट में से 7 मिनट को माइनस करेंगे तो वो आएगा 18 मिनट। तो डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में टोटल 29 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब टाइम में भी तो डिफरेंस होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो हमें टाइम बताते हैं ना। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 29 डिग्री का क्या मतलब होगा, कितना टाइम होगा? तो हम 4 मिनट को 29 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं 4 मिनट इंटू 29, तो वो आएगा हमारा 116 मिनट। हमें पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे, और 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे, 2 आवर। तो हम 116 मिनट को भी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट कम है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। और यही रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश में सन 2 घंटे पहले उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा गुजरात है, तो यहाँ पे क्योंकि ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, हमने पढ़ा था कि ईस्ट में हमारा टाइम ऐड होता है, वेस्ट में टाइम सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सन 2 घंटे पहले उगता है और गुजरात में बाद में जब ऐसे रोटेट होकर आएगी। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री का, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो अगर यहाँ पे 12 PM हो रहा है, 12 बज रहा है, तो ईस्ट में क्योंकि टाइम ऐड होता है ना ईस्ट में, और वेस्ट में टाइम सब्ट्रैक्ट होता है, तो अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहा है तो 1 डिग्री आगे 2 डिग्री पे कितना टाइम होगा? 4 मिनट आगे होगा, 4 PM होगा, और 1 डिग्री पीछे कितना होगा? 11:56 PM होगा। तो क्योंकि इंडिया में टोटल 29 लॉन्गिट्यूड है, 29 वर्टिकल लाइंस है, इसका क्या मतलब है कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे लिए टाइम कुछ और होगा, अगर आप यहाँ हैं तो आपके लिए टाइम कुछ और होगा। ऐसे तो कोई चीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, ना ही हमारी ट्रेन अच्छे से चल पाएगी, ना हमारा फ्लाइट अच्छे से चल पाएगा, ना हम अच्छे से चल पाएंगे, क्योंकि सबके लिए टाइम अलग है। सब अपने टाइम से आएंगे, मैं अपने टाइम से आऊँगी, ट्रेन अपने टाइम से जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इन सारी लॉन्गिट्यूड को नहीं मानते हैं, हमने सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करके रखा है। चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे हम गुजरात में हो, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो गुजरात में भी 5 बजेंगे। हमने टाइम फिक्स करके रखा है, हमने सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड को माना है, और वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, यहाँ पे तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस होगी, तो हम सारे को ना मानकर हम सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 बज रहा है तो हर जगह हमारा 5 बजेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी। ओके, The local time of longitude of 82 degree 30 minutes east has been taken as Indian Standard Time. इसी longitude को हम बोलते हैं Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. इसी longitude को हम Standard Meridian of India भी कहते हैं। Okay, अब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है तो कौन से स्टेट से होकर जाता है, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो किन स्टेट से होकर जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह है हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक सिटी है मिजोरम, वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट पास करती है हमारी IST। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडियाज नेबर। इंडिया के जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है लैंड बाउंड्रीज। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। टोटल 7 कंट्रीज है जिससे इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान। नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान। यहाँ है चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में सिर्फ 2 कंट्री है, म्यांमार और बांग्लादेश। ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश। नेक्स्ट है आइलैंड नेबर्स। आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है, उसे हम आइलैंड बोल रहे थे। 2 आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड टू साउथ अक्रॉस द सी। इंडिया के साउथ में सी की तरफ सिर्फ 2 आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये है श्रीलंका और ये है मालदीव। सिचुएटेड साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इसके नीचे साउथ में मालदीव लोकेटेड है। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट, अ नैरो चैनल ऑफ सी दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। हमने पाक स्ट्रेट पढ़ा था, जब एक सी और ओशन को, एक पतला सा पानी, छोटा सा रिवर बोल सकते हैं, जब सेपरेट कर रहा था उसे हम स्ट्रेट बोल रहे थे। तो जो इंडिया का स्ट्रेट है वो है पाक स्ट्रेट, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है लैंडलॉक नेबर्स। आइलैंड क्या था? ऐसा लैंड जिसको जो चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है। लैंडलॉक क्या है? ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ लैंड है, ओके, वो लैंड से लॉक्ड है। अमंग लैंड नेबर्स वो है अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। अगर हम देखें तो चारों तरफ इसके लैंड है, कोई वाटर के एक्सेस में नहीं है, ओशन के एक्सेस में नहीं है, सिर्फ लैंड है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, सारे काम अच्छे से हो सकें, इसीलिए 28 स्टेट्स और 8 यूटीज में डिवाइड किया गया है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। इंडिया का जो नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली है। नेक्स्ट इज सम की इंफॉर्मेशन। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्टेट्स वर फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमारी स्टेट किस आधार, किस बेस पे बनी है? ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई रीजन जहाँ पे सब लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सबकी सेम भाषा है, तो उस रीजन को एक स्टेट बना दिया गया। ऐसा कोई अदर रीजन होगा वहाँ पे सब लोग सेम लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उनको एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा स्टेट फॉर्म हुआ है। अभी हम सारी इन्फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे, पहले हम 28 स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स और यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दीसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, उत्तराखंड का देहरादून, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ और वेस्ट बंगाल का है कोलकाता। तो हमें सारे लर्न करने हैं स्टेट्स और उनकी कैपिटल। अब हम मैप्स में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये सारे तो हमारे यूटीज हैं, हम आगे पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम और मेघालय। तो ये सारे हमारे 28 स्टेट्स हैं। जितने भी ये सारे स्टेट्स हैं, इन्हें हम नॉर्थ के स्टेट्स बोलते हैं, ये वेस्ट के, ये साउथ के, ये सेंट्रल के और ये ईस्ट के और ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर 4 ऑप्शन देगा और उसमें से हमें बताना होगा कौन सा स्टेट साउथ का है, कौन सा नॉर्थ का है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के ईस्ट में कौन सा स्टेट है, तो वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि साउथ में कौन सा है तो महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट हम यूटीज के बारे में पढ़ा, उनकी कैपिटल्स के बारे में। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का दमन है।
लक्षद्वीप का कावारती, पुडुचेरी का पुडुचेरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली का दिल्ली, एनसीटी का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। यहाँ पे हमारे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और यहाँ पे हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज मार्क्ड बाय a great diversity of physical features such as mountains, plateaus, plain, coast and island। हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो मैनमेड नहीं है, ये इंडिया में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर ने हमें ये गिफ्ट किया है। अब हम इन सारे फिजिकल फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो हमारी हिमालयाज है। The northern part of India is protected by the lofty snow-capped Himalayas, जिन्हें हम abode of snow भी बोलते हैं। इंडिया का जैसे नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे हमारी हिमालयाज लोकेटेड है यहाँ पे, और इन्हें हम बर्फ का घर बोलते हैं क्योंकि अबोड का मतलब होता है घर। अब जो हिमालयाज हैं उन्हें 3 इंपॉर्टेंट रेंज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, जिन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। द नदर्न मोस्ट रेंज, सबसे जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे हमारी ग्रेट हिमालयाज लोकेटेड है। कंटेन्स द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड जितने भी हाईएस्ट पीक है, जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स है वो हमारी ग्रेट हिमालय में ही लोकेटेड है। यहाँ पे हमारी ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। नेक्स्ट है मिडिल हिमालय या फिर इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के नीचे साउथ में हमारी मिडिल हिमालयाज लोकेटेड है, ये सेकंड वाला। कंटेन्स मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड हैं, लोग हॉलीडे और वेकेशन में यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक, द सदर्न मोस्ट रेंज, सबसे जो नीचे वाला रेंज है वो शिवालिक है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक, सबसे नीचे वाला पोर्शन। जो ग्रेट हिमालय है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, उससे छोटी हमारी मिडिल हिमालय में है और उससे भी छोटी शिवालिक में है। मिडिल हिमालय को हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं और शिवालिक को हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। प्लेन्स हमने अभी पढ़ा था, जितने भी फ्लैट और लेवल सरफेस हैं जो अर्थ की बिल्कुल बराबर है उन्हें हम प्लेन्स बोल रहे थे। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? साउथ ऑफ द हिमालय, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो हमारी हिमालय के साउथ में है। यहाँ पे हमारी हिमालय तो उसके नीचे यहाँ पे लोकेटेड है। फॉर्मेशन ये कैसे बनी है? फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? जब भी कोई रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ सॉइल और रॉक को इरोड करती है, मतलब जब रिवर फ्लो करी तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी को अपने साथ लेकर जाती है। रिवर तो आगे फ्लो हो जाती है बट जो रॉक और जो सॉइल है वो उसे एक जगह डिपॉजिट कर देती है, वहीं पे छोड़ देती है, और उसी की हेल्प से, उसी की वजह से हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बना है। अब कौन से रिवर हेल्प करी है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को बनाने में? तो वो हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बना रही हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ऐसा रिवर जो अपना सारा पानी किसी बड़ी रिवर को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अपना सारा पानी किसी बड़ी रिवर में मिला देता है, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इन्हीं की हेल्प से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से, इन्हीं के एलुवियल डिपॉजिट से हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बना है। नेक्स्ट है फीचर्स, लेवल एंड फ्लैट। अभी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो फ्लैट है बिल्कुल। हाईली फर्टाइल लैंड, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, खेती करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल है लैंड। सिग्निफिकेंस, और इस यही रीजन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, क्योंकि जो सरफेस है, जो लैंड है यहाँ पे लेवल एंड फ्लैट है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसीलिए जो रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमने पढ़ा है कि यहाँ पे यूपी स्टेट है, इसीलिए यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे रिवर्स है, पानी मिल जा रहा है खेती करने के लिए, जो सरफेस है वो लेवल एकदम फ्लैट है, और जो लैंड भी बहुत जो है फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लोकेशन क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये ईस्ट, और तो ये वेस्ट वाला ये हमारा डेजर्ट है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, बहुत सूखा है यहाँ पे, बहुत गर्म है, बहुत रेतीला है, ज्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती। वेजिटेशन बहुत, वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम पेड़ पौधे, क्योंकि जगह सूखा है, रेतीला है, उतनी बारिश नहीं होती तो वेजिटेशन भी कम है, इन्हें बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट है, जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा स्टेट है गोवा,
कुछ रिसेंट चेंजेस किए गए थे। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक सिंगल स्टेट था, बाद में उसे 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 2019 में हुआ था। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूटी। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक सिंगल यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया 2020 में। नेक्स्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला क्या था? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ऐसा लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, उसे बोल रहे थे पेनिनसुला। अभी शेप में ट्रायंगुलर है। पेनिनसुला प्लेट्यू ट्रायंगुलर है शेप में, लोकेटेड साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। इंडिया का जो सबसे नॉर्थ वाला पोर्शन था, वहां पे हमारी हिमालय थी 3 रेंजेस, उसके साउथ में हमारी थी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, उसके साउथ में हमारी पेनिनसुला प्लेट्यू लोकेटेड है। रिलीफ हाईली अनइवन। अभी जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा अनइवन है, ऊपर नीचे है। कंटेन्स न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत सारी हिल रेंजेस और वैलीज है। एग्जाम्पल अरावली हिल्स, विंध्यास और सतपुरास। अब जो अरावली हिल्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंज है ये। बॉर्डर्स इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। जो पेनिनसुला प्लेटू है उसका ये बॉर्डर बनाती है अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट साइड से। विंध्यास और सतपुरास भी क्या हमारी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। नेक्स्ट है रिवर्स। नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। अरावली हिल्स, विंध्यास और सतपुरा से हमारी रिवर नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इनटू द अरेबियन सी। इंडिया की जो वेस्ट में सी था वो हमारा अरेबियन सी था, क्योंकि जो नर्मदा और तापी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये वेस्ट से फ्लो करती हैं और ये अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट है बॉर्डर। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट। पेनिनसुला प्लेट्यू के वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न घाट है वो बॉर्डर बनाती हैं। इन्हें हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल लगातार होती है, बीच में ब्रेक नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट। बॉर्डर द प्लेट्यू इन द ईस्ट। पेनिनसुला प्लेट्यू के ईस्ट साइड में ये बॉर्डर बनाती हैं ईस्टर्न घाट, और ये ब्रोकन है, बीच में टूटी हुई है और अनइवन है, बीच बीच से ये टूटी हुई है और ये अनइवन है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। अभी जो प्लेट्यू है पेनिनसुला प्लेट्यू, ये रिच है मिनरल्स में। यहाँ पे कोल और आयरन ओर मिलते हैं जब हम माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हिमालयाज थी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, उसके नीचे हमारी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन थी, उसके नीचे हमारी ट्रायंगुलर शेप पे पेनिनसुला प्लेट्यू थी, इसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट थी और इस साइड में ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल क्या होता है? ऐसा लैंड, ऐसा प्लेन जो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में हो, उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। अब हमें 2 चीजें पढ़नी है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये क्या होते हैं? जैसे अगर हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू के वेस्ट साइड में जो लैंड है उन्हें वेस्टर्न घाट बोल रहे हैं, जो बॉर्डर बना रही है, और ईस्ट साइड में जो बॉर्डर बना रही है उन्हें हम ईस्टर्न घाट बोल रहे हैं। अब वेस्टर्न घाट के जस्ट बगल में, क्योंकि जिस रिवर के बाद का ये लैंड है, इन्हें बोल रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्ट साइड में रिवर के बाद का जो लैंड है उन्हें हम बोल रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये बहुत नैरो है, बहुत पतली है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है मच बॉर्डर थोड़ी मोटी है। अब हमें पढ़ना है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। इंडिया के ईस्ट साइड में जो हमारा सी था, बे ऑफ बंगाल था। ये सारी जो रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये ड्रेन होती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट से होकर जाती है और मिल जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा। अब हमें 2 चीजें पढ़नी है। कोई भी छोटी सी नदी, कोई भी रिवर जहां से निकलती है उन्हें हम बोलते हैं रिवर सोर्स। जिस बड़ी नदी में वो जाके मिलती है, जहां से जस्ट वो मिली, उन्हें हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। जैसे ही वो बड़ी रिवर से मिल गई, बड़ी ओशन से मिल गई, उन्हें हम बोलते हैं डेल्टा। क्योंकि जब रिवर यहाँ से निकल रही तो अपने साथ बहुत सारी रॉक और सॉइल लेके मिल रही है, लेके चल रही है, और इसी सॉइल और रॉक की वजह से ये पतली पतली स्ट्रिप में डिवाइड हो जाती है और डेल्टा बनाती है। और ये जो डेल्टा होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो हमें पढ़ना है सुंदरबन डेल्टा। हमने डेल्टा पढ़ लिया। फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमने पढ़ा जब एक रिवर और ओशन मिलता है तो हमारा डेल्टा बनता है। तो हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है वो कैसे बना? तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं, तो तब हमारा सुंदरबन डेल्टा बनता है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा है। ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा।
ये हमारा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है आइलैंड। हमें 2 आइलैंड पढ़ने हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी। इंडिया के वेस्ट साइड में जो सी था वो हमारा अरेबियन सी था, वहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है। इन्हें हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप। एक एनिमल्स होते हैं बहुत छोटे टाइनी मरीन एनिमल्स जिन्हें बोलते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी स्केलेटन और हड्डियां से बचती हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलिप। उनकी हड्डियों के ऊपर एक नए मरीन एनिमल्स आते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उनके स्केलेटन बचते हैं, फिर नए पॉलिप्स आते हैं। ऐसे करते करते बहुत सालों बाद एक पूरा लैंड, एक आइलैंड बन जाता है। उसी से हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बना है। ये सारे हमारे मरीन एनिमल्स हैं, जब ये मर गए इनकी सिर्फ स्केलेटन हड्डियां बची, इसके ऊपर नए पॉलिप्स आए। ऐसे करते करते पूरा हमारा लैंड बना है लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के ईस्ट साइड में जो सी है वो बे ऑफ बंगाल था, वहां पे लोकेटेड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड। ये पढ़ लिया। ओके, नाउ लेट्स फिल दिस इंडिया मैप। सारे स्टेट्स को हम फिल करेंगे। यहाँ पे हमारा ये तो हमारा यूटीज था, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, हमें स्टेट्स फिल करने हैं। यहाँ हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ हमारा उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। तो ये सारे हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं। आपको वैसे लर्न करके फिल करना है। तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।